एमए का रिजल्ट आते ही जॉब हो गई। इस्लामाबाद से कुछ आगे एक खूबसूरत वादी के नजदीक मेरी तैनाती हो गई। पिंडी से रवानगी के वक्त महकमा वालों को मुतला कर दिया था। वहां पहुंची तो अड्डे पर महकमे के चंद लोग मुझको खुशामदीद के लिए आए हुए थे। मेरा सामान उठवाया और रिहाइश का ले आए। मेरी रिहाइश का बंदोबस्त महकमे की तरफ से था। ये कयामगार दफ्तर से ज्यादा दूर न थे। छोटी सी कॉलोनी में एक ही वजह के चंद रिहायशी यूनिट बने हुए थे जो महकमे के मुलाजमीन के लिए थे। एक मुलाजमा का भी इंतजाम हो गया जिसकी मदद से सामान रखने में आसानी हुई। उसने सूटकेस से मेरे मलबूसात निकालकर अलमारी में लगाया और किचन की सफाई वगैरह करती। मैंने सामान की लिस्ट चौकीदार को दे दी। वो किचन का जरूरी सामान ले आया। ये सब काम करवाकर मैं इत्मीनान से सो गई। घर फर्निश्ड था, उसकी तरतीब व तब्दील में कुछ ज्यादा तरदीद ना करना पड़ी। सिर्फ पर्दे मौजूद ना थे जो शाम ही को चौकीदार ले आया और लगा दिया। दूसरे रोज 8 बजे ऑफिस की गाड़ी लेने आ गई। दफ्तर भी नया बना हुआ और शानदार था। मुझे जो कमरा दिया गया उसमें मेरी नशिस्त के अलावा एक और मेज कुर्सी भी थे। गोया मेरे साथ कोई दूसरा कमरा शरीक भी था, मगर उस वक्त मौजूद न था। उसकी कुर्सी खाली थी। कमरे में 2 अलमारियां थीं, एक मेरी जानिब और दूसरी मेरे कोलीग की मेज की कुर्सी की तरफ दीवार के साथ रखी हुई थी। ये कमरा कैबिन नुमा था और सामने की रुख पर दीवार की जगह बड़ी सी ग्लास विंडो थी जिसे बाहर हाल में देखा जा सकता था। गोया मेरी सीट उन लोगों से ज्यादा अहम थी जो हाल कमरे में बैठकर काम करते थे। मैं ऑफिसर रयान साहब की मुआवन के तौर पर तैनात हुई थी। मैंने कमरे का जायजा लिया। अलमारियों में कुछ फाइलें मौजूद थीं और वो सीधा कागजात के बंडल भी ऊपर तले धरे हुए थे। दूसरी अलमारी के सबसे निचले खाने में स्टेशनरी का सामान और एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने अज़राहे तजस्सुस खोल कर देखा। उसमें मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा, शेविंग बॉक्स, 2 किताबें और एक लिफाफे में 2 तस्वीरें थीं। ये किसी 20-25 साला नौजवान के फोटोज थे। सूरत दिल को मोह लेने वाली थी। सोचने लगी ये सामान अलमारी में किसका हो सकता है। इतने में प्योन चाय ले आया। मैंने पूछा, लाला जी ये सामान किसका है जो अलमारी में रखा है? रेयान साहब का है। पहले साथ ले जा रहे थे, फिर कुछ सोचकर अलमारी में रख दिया। रेयान साहब? जी हाँ, वो यहां बैठते हैं। उसने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। क्या आज छुट्टी पर है? जी, 2 दिन की छुट्टी गए हैं। जब आपके आने की इत्ला मिली वो यहां ही थे। उसी शाम घर चले गए। लाला की बात सुनकर सोचने लगी, मेरी आमद की इत्ला मिलते ही छुट्टी चला गया। अजीब बात है। खुदा करे कोई अच्छा आदमी हो। हाफ टाइम में बड़े साहब ने बुलाया। कोई परेशानी तो नहीं है? रेयान साहब आपको काम समझा देंगे। दरअसल वो इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए। वो अच्छे आदमी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आपके नशिस्त हाल में लगवा देंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने ये इसलिए कहा कि हाल कमरे में इतने लोगों के दरमियान बैठने से तो इधर ही बैठना भला था। कमरे में सुकून था। 2 दिन बाद रेयान साहब तशरीफ लाए। आते ही सलाम किया और अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। सलाम के सिवा कोई बात ही ना की। मुझको ये शख्स मगरूर सा लगा। अंदाजा हो गया कि अपने काम से काम रखने और लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बहुत बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि इनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाजा हुआ कि ये नेक तबीयत आदमी है।
बड़ी धीरज से बात करता और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुकाकर अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रेयान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर उसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजिमा घर से पकाकर भिजवाती तो मैं इसरार करके रेहान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुक़मे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना मुआज़रत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनायत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कम गो था, सादा सा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला। मुश्किल की घड़ी में सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग पे। रेयान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थे जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत व अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती, वो झट हल निकाल देता। मेरी हुस्ने कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता और जो काम मुझे मुश्किल लगता खुद कर लेता था, जिससे पता चलता था कि वो एक सच्चा मददगार और इंतहाई मुखलिस इंसान है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती थी। उसने कहा कि औरत के लिए अबाया अच्छा है। मैं अबाया और स्कार्फ लेने लगी। हालांकि पहले मैं पर्दा ना करती थी, शौक और फैशन वाले लिबास पहनती थी, मगर फिर रेयान की सादगी को देखकर मैं भी सादा लिबास पहनने लगी। उसने मुझे तिलावत की तलकीन की और नमाज की हिदायत की तो मैंने यही वतीरा अपना लिया। सुबह सवेरे तिलावत करती और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ने लगी। उसका कहा मेरे लिए जैसे हुक्म का दर्जा रखता हो। मैं उसकी हर अच्छी बात का असर लेती और अमल करती। अब मेरे दिल से अपने मंगेतर का ख्याल जाता रहा। ऑफिस टाइम के बाद वो चाय के लिए साथ चलने की फरमाइश करता तो मैं उसके साथ चल पड़ती। फिर हम इकट्ठे वादी की सैर को जाने लगे, कभी चश्मे किनारे, कभी दामिने कोह में। उसका साथ क्या मिला, गोया मुझको दुनिया का खजाना मिल गया। यह हमारा मामूल हो गया। शाम की चाय साथ पीने हम दामिने कोह की तरफ निकल जाते। इकट्ठे चाय पीने का जो लुत्फ था, उसके बदले दुनिया की हर खुशी मेरे लिए कम थे। गर्मियों की दोपहरों और सावन की ठंडी रुतों में खुनक हवाओं के झक्कड़ और मोतियों ऐसी गिरती बूंदाबांदी, गोया ये कुदरत के वो खजाने थे कि जिनसे हम इकट्ठे अपने दिलों के दामन भरते थे और खुद को खुश नसीब जानते थे। वो तारीफ करने में बहुत कंजूस था, बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता था। ताहम उसके अंदाज बताते थे कि वो मुझे काबिले तारीफ समझता है, क्योंकि मैं उसके दिली झुकाव को महसूस कर सकती थी। हमें साथ देखकर दफ्तर वाले चहमे गोयां करने लगे और कुछ तो हसद की आग में भी जल उठे। उसके दोस्त भी उसको छेड़ते और तंग करने पर आ गए। दफ्तर में साथ काम करने वालों में एक नफीस नाम का शख्स हमसे बहुत जेलस था और दूसरा नईम था जिसकी आंखों से अयारी टपकती थी। उसने 2-4 बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट ना दी। इस वजह से वो और ज्यादा हसद की आग में जल उठा। इस कोशिश में लगा रहता था कि उसे कोई मौका मिले तो हमको ख्वार करे। क्योंकि हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुक ना था, लिहाजा रेयान के साथ शहर को जाने पर मुझे किसी से डर नहीं लगता था और ना ही मैं उन गैर मुतल्लिक लोगों के आगे
اپنے کسی عمل کے لیے جوابدہ تھے۔ تبھی ان بدخواہوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگی جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی میرے والدین کو لکھا کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا بر وقت ہوشیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان بدخواہوں نے غلط الزامات لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا، مگر ہمارے دیگر کولیگ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اس قسم کی ان کی حرکتوں سے ہم کو کافی پریشانی تو ہوئی۔ یہ جون کے ماہ کا ذکر ہے۔ ریان کو ٹور پر جانا تھا۔ ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ ریان نے کہا کہ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو، اس سروے میں تمہارا جانا بنتا ہے۔ ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا۔ واپسی پر بھی میں کار میں ریان کے ساتھ ہی بیٹھے، کیونکہ ہمارے 2 کولیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پرفضا مقام پر چشمے کے پاس ٹھہر گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کار سڑک کی سائڈ پر کھڑی کر کے میں اور ریان تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں۔ 1-2 بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کرائی۔ سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا قطع تھا جہاں پتھر بکھرے تھے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کپوں میں چائے ڈالی، ریان نے پانی کی بوتل مانگی۔ بیگ سے بوتل نکال رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی تھی۔ مڑ کر دیکھا 2 آدمی ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ ایک نے مجھ سے ڈھٹائی کے ساتھ بےہودہ سا مطالبہ کیا۔ ریان نے سختی سے اس کو روکا اور میری جانب کوئی غلط قدم بڑھانے سے منع کیا، مگر وہ تو جیسے میری بربادی کا ہی ٹھان کر آئے تھے۔ ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک نے ریان کو اپنے بازوؤں کے زور پر جکڑنا چاہا، جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر میری کلائیاں پکڑ لیں۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی اور ریان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا۔ تب اس آدمی نے خنجر نکال لیا۔ ریان کو اپنی جیب سے پستول نکالنا پڑا۔ ریان جب ٹور پر ہوتا وہ اپنے ساتھ لائسنس یافتہ پستول رکھتا تھا، کیونکہ سروے کے دوران کبھی کبھار ہماری گاڑیوں کو سنسان رستوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ مد مقابل کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہے۔ اس نے ساتھی کو آواز دی، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اس نے میری کلائیاں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور میں خود کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ تبھی پستول دیکھ کر اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں پتھروں بھری زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ریان نے ہوا میں فائر کیا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پستول بھرا ہوا ہے۔ تبھی وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سچ شکر انہوں نے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ توبہ کی کہ آئندہ سڑک سے جنگل کی طرف نہ جائیں گے، خاص طور پر جب گارڈ ساتھ نہ ہو۔ وہ ڈاکو نہ لگتے تھے۔ کئی دنوں تک سوچا کہ آخر کون تھے، اچانک کہاں سے آ گئے۔ یہ اتفاق تھا یا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک روز ہمارے ایک کولیگ نے چپکے سے ریان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے نعیم اور نفیس کو فون پر کسی سے یہ کہتے سنا کہ فلاں دن گل اور ریان کا پیچھا کرنا ہے۔ ہم ابھی واقعات کی کڑیاں ملا رہے تھے کہ ان بے وقوفوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ تمہاری لڑکی اکیلی اپنے آفیسر کے ساتھ سروے کے بہانے دور افتادہ جگہ جاتی ہے اور یہ جنگلوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اپنی عزت کی خبر لو۔ یہ خط ملتے ہی بھائی کو لے کر والدہ آ گئی۔ مجھے خط دکھایا اور کہا کہ بس اب یہ نوکری نہیں کرنی، گھر چلو، ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ جب تمہارے دفتر کا کوئی آدمی ایسا خط لکھ رہا ہے تو ضرور کچھ مسئلہ بن سکتا ہے۔
खुदा वो वक्त ना लाए जो हमारी इज्जत पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज्जत से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज मुलाजमत छोड़ कर ना जाना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार न कर सकती थी। बड़े साहब से भाई ने कहा कि हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा 1 माह की रुखसत चाहिए। रुखसत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन न था। रेहान की याद आती, बहुत दुख था। उसे सही तरह से बात भी ना कर सकती थी। इस वाकये के बाद से पल पल डरने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज के खौफनाक वाकये का नक्शा घूमता रहता था। सोचती थी अगर उस रोज रेहान ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। उसके बाद से तो उसकी कदर व मंजिलत और भी मेरी नजरों में ज्यादा हो गई थी। काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्जों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेल कर मेरी हिफाजत की और मैंने उसे वफा न की। मेरी अपने मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी। इस्तीफा देना पड़ा। आखिरी बार रेहान से कोई बात की और ना खुदा हाफिज कर सके। उसको शादी में भी कैसे बुलाते कि जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाकया तो हमारे महकमे के उन्हीं लुफंगे लोगों का था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफजदा हुआ और मैं तड़पती से सकती रेहान को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राजी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया था कि रेहान ने जान पर खेल कर मेरी इज्जत को बचाया। तब वो उसे मिलने गई। अम्मी कमरे में उसे बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है। तुम धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफा दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ रेहान की एहसानमंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी कि वो तो मेरी आरजुओं के चमन को जड़ों से काट रही है। शादी से पहले मैं थोड़ी देर को ऑफिस गई थी सबसे मिलने। रेहान से भी मिली। उसने कहा मैं एक ख्वाब देख रहा था। तुमने तो अपनी मंगनी का ना बताया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने बता दिया और वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं ना जाने कितने बरस धोखे में रहता। जिस रोज हमने जाना था वो एक दिन पहले ही चला गया। बाद में हमको पता चला कि वो तो इस्तीफा दे गया है। वो क्या गया, मेरे दिल की सारी खुशियां ले गया। उसके आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते तो रातों की नींद उड़ जाते और मैं मां से लिपट कर खूब रोती थी। आखिरी रोज उसकी उदास सूरत तो जैसे मेरी निगाहों में बस गई थी। आंखों और जहन से हटते ही ना थे। इस वाकये के बाद मेरी शादी हो गई। घरेलू जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया तो ना रोने की फुर्सत रही और ना हंसने की। जिंदगी तो बसर कर ही ले। एक बात का आज भी अफसोस है, काश मैं उसको अपनी मंगनी का बता देती, या फिर वो ही मुझे बता देता कि मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं मंगनी खत्म करा लेती और यूं कफ अफसोस ना मिलती।